हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र चल रहा था और मैंने इसमें आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी कि किसी धनावेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। समझ में ये बात? ठीक है। तो मैंने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली थी वो अक्ष पे निकाली थी और निरक्ष पे निकाली थी। ठीक है। और निरक्ष पे मैंने नहीं निकाली, केवल अक्ष पे निकाली। कहाँ निकाली है? अक्ष पर। ठीक है। अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी ई अक्ष। ई अक्ष बराबर में 2kP में R3। ये आई थी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P यहाँ क्या है? P द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है। R क्या है? R दूरी है, जिस बिंदु पे निकालनी है उसकी दूरी है मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो यहाँ मैंने देखा कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के घन के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के घन की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में ये बात? इसी में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन लिख सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से प्रभावित होती है। समझ में ये बात? ठीक है। तो ये एक समान रूप से प्रभावित होती है नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुवत आवेश के कारण, तो बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण या एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर में KQ/R²। ये होती है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण और द्विध्रुव के कारण क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रूप से परिवर्तित होती है? नहीं होती, क्योंकि यहाँ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी समानुपाती होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आई बात? लेकिन यदि बात करें तीव्रता अक्ष की, हम अक्ष की बात करें तीव्रता की, तो अक्ष पे देखा जाए तो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी घन के दूरी के घन के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में नहीं बात? अगर इनमें ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। ठीक है। एक ग्राफ तो इस प्रकार का प्राप्त होता है। ठीक है। और एक ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? एक ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। समझ में नहीं बात? ठीक है। इस प्रकार से कुछ ग्राफ प्राप्त होते हैं। एक तो किसका है? एक तो है 1/में R² का और एक किसका है? 1/में R³ का। तो मैं ये कह रहा हूं कि बिंदु आवेश के कारण और द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान रूप से परिवर्तित नहीं होती, अलग अलग रूप से क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं। यहाँ दूरी के वर्ग के समानुपाती और यहाँ घन के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। अब बात कर लेते हैं हम निरक्ष पर। क्या बात करते हैं? निरक्ष पर। अब हम ज्ञात करेंगे निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो निरक्ष पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो जब निरक्ष पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। तो हम निरक्ष में कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं निरक्ष पर, निरक्ष पर ऐसे द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। या इसे कहते हैं विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पर, या आप देख सकते हैं विषुवतीय तल पर। विषुवतीय तल पर। समझ में आई बात? एक ही बात है। ऐसे पूछ सकता है कि विषुवतीय तल पर
द्विध्रुव के विषुवतीय तल, ऐसे पूछ सकता है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए या विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आप दोनों हेडिंग डालें, आप डाल लें विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ आपको मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, कोष्टक में लिख सकते हैं आप विषुवतीय तल, विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर या विषुवतीय तल पर। तो देखो इसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने एक विद्युत द्विध्रुव लेना होगा। तो एक विद्युत द्विध्रुव लेता हूं मैं। विद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं परिमाण में समान और दिशा में विपरीत दो आवेश लेते हैं। ये बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है और ये बिंदु बी है, यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। ये इन दोनों के मध्य की दूरी ले लेता हूँ मैं 2a, ले लेता हूँ 2a, इन दोनों के मध्य की ले ली मैंने दूरी 2a। समझ में आई बात, ठीक है। तो अच्छा, निरक्ष क्या होता है? निरक्ष होता है विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के लंबवत रेखा, ठीक है। तो यहाँ निरक्ष पे ज्ञात करनी है, तो विद्युत द्विध्रुव के लंबवत रेखा ये होगी, ठीक है। इस पे ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? निरक्ष पे करेंगे। क्या करेंगे? निरक्ष पे ज्ञात करेंगे। समझ में आई बात? तो निरक्ष क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत रेखा क्या कहलाती है? निरक्ष में पहले बता चुका हूँ, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत रेखा क्या कहलाती है? निरक्ष कहलाती है। तो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ इसका इधर। तो मैंने क्या किया, पहले एक विद्युत द्विध्रुव लिया, ये विद्युत द्विध्रुव हुआ, ये विद्युत द्विध्रुव हुआ, ठीक है। यहाँ माइनस क्यू आवेश रख दिया ए बिंदु पर और यहाँ पर रख दिया प्लस क्यू आवेश और ये बी बिंदु पर, ठीक है। इसका निरक्ष ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, निरक्ष पे मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये इसका होगा निरक्ष। क्या होगा? निरक्ष। यहाँ मैंने कोई बिंदु ले लिया, यहाँ मैंने कोई बिंदु ले लिया P। कौन सा ले लिया? P। दोनों द्विध्रुव की मध्य की दूरी कितनी है? 2a। द्विध्रुव के मध्य की, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2a। ये हुआ केंद्र O, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, अभी बना लेते हैं साफ थोड़ा। विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, थोड़ा साफ बना लेते हैं चित्र को। माइनस क्यू ए बिंदु प्लस क्यू और यहाँ दूरी हो गई 2a यहाँ तक की। ये इसका हो गया मध्य बिंदु O। यहाँ बिंदु ले लिया मैंने P। अब देखिए
हाँ देखो मैंने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव लिया, ये विद्युत द्विध्रुव है -q + q, ठीक है। मैंने विद्युत द्विध्रुव लिया जिसके मध्य की दूरी कितनी है 2a। जब ये 2a है तो ये कितनी होगी a, ये कितनी होगी a। अब सुनो, मैं निरक्ष में ज्ञात कर रहा हूं। निरक्ष रेखा होती है मध्य बिंदु के लंबवत रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष रेखा। तो निरक्ष रेखा पे मैंने कोई बिंदु ले लिया P, और बिंदु P r दूरी पर, कितनी दूरी पर है r दूरी पर, ठीक है। r दूरी पर, बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P निरक्ष पे स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में नहीं बात। अब देखो ये आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो इसकी दिशा होगी बाहर की ओर। इसने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और इसका नाम दे दिया मैंने E1। कितना दे दिया E1। समझ में नहीं बात। इसका नाम दे दिया मैंने E1 वेक्टर। समझ में नहीं बात। अब ये आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और ये आवेश उत्पन्न करेगा E2। कितना करेगा E2 वेक्टर। अच्छा दिशा कैसी होगी इसकी, अंदर की ओर। समझ में नहीं बात। इसकी दिशा कैसे होगी, अंदर की ओर। अब सुनो, ये कोण मान लिया मैंने थीटा है, ये कोण कितना है थीटा है, ठीक है। तो देखो ये कोण भी कितना होगा, ये कोण भी कितना होगा, ये कोण बताओ कितना होगा जल्दी, ये कोण भी कितना होगा थीटा। कितना होगा थीटा। अगर यहाँ मैंने ये कोण थीटा मान लिया, तो ये एक ही रेखा पर यदि किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण क्या होंगे थीटा थीटा बराबर होंगे। समझ में नहीं बात। तो जब ये थीटा है तो ये कोण कितना होगा थीटा। कितना होगा थीटा। समझ में नहीं बात, ठीक है। अब मैंने इसके दो घटक किए, तो देखो यहाँ E1 के दो घटक किए, तो जिधर होता है आपके जिधर थीटा लगा होता है उधर क्या आता है cos। तो एक तो घटक आ जाएगा इसका E1 cos थीटा। समझ में नहीं बात। और इसका लंबवत घटक हो जाएगा, लंबवत घटक क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। मैंने E1 के घटक किए, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। अब बेटा E2 के घटक करते हैं, ये कोण थीटा, तो ये कोण कितना होगा थीटा। तो थीटा ये कोण कितना होगा, नीचे वाला कोण कितना होगा थीटा ही होगा। तो E2 घटक करें, तो देखो E2 घटक ये किधर आएगा, तो एक E2 का इधर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा E2 cos थीटा। समझ में नहीं बात, ठीक है। अगर यहाँ इसका घटक हमेशा देखो इसकी दिशा नीचे की तरफ है, तो इसका दूसरा घटक लंबवत घटक है वो नीचे की तरफ होगा, और वो कौन सा होगा, इसका दूसरा जो घटक होगा लंबवत घटक होगा वो होगा E2 sin थीटा। कौन सा होगा E2 sin थीटा। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ जब ये दूरी A है, ये दूरी R है, तो समकोण त्रिभुज बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये बिंदु में देता हूँ B, तो समकोण त्रिभुज बन जाता है एक BPOB या BOP समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप इस भुजा को निकाल सकते हैं। ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। क्या कहलाएगी, कर्ण, ठीक है। अब देखेंगे एक बार ध्यान से देखो, मैंने क्या किया भैया, मैंने एक विद्युत द्विध्रुव लिया AB, एक विद्युत द्विध्रुव लिया AB, जिसके बिंदु A पर -q आवेश है और बिंदु B पर +q आवेश है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है 2a। कितनी है 2a, ठीक है। और दोनों आवेशों विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है O। तो ये कितनी होगी 2a पूरी है, तो ये होगी A और ये भी कितनी होगी A। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है निरक्ष पर। क्या ज्ञात करनी है, निरक्ष पर। तो निरक्ष होता है विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के लंबवत रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष कहलाती है। तो निरक्ष पे मैंने लंबवत रेखा निरक्ष पर यहाँ बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया, और वो कहाँ स्थित है, निरक्ष पे स्थित है। कहाँ स्थित है, निरक्ष पे, या इसे कहते हैं विषुवतीय तल। क्या कहते हैं इसे, विषुवतीय तल कहते हैं। इस निरक्ष पे स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोनों आवेश अपना अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। अच्छा +q आवेश ने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, तो +q आवेश ने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया E1। दिशा हमेशा धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, इसलिए दिशा मैंने लगाई बाहर की ओर, ठीक है। और उसने किया E1 वेक्टर। कितना किया E1 वेक्टर। अब ये भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा -q आवेश,
इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, कितनी है E2। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं इसमें ऋणावेश में, इसलिए इसकी दिशा मैंने कहाँ लगाई है, नीचे की ओर लगाई है। समझ में आई बात, इसकी दिशा कहाँ लगाई मैंने, नीचे की ओर लगाई है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वही किसकी दिशा होती है, वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी तो इसकी दिशा कहाँ होगी, नीचे की। ये कोण यदि थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि जो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वो क्या बनाती है, समान कोण बनाती है। इस प्रकार से कहा थीटा, और ये कितना होगा, थीटा। समझ में आई बात। अब मैंने E1 के यहाँ दो घटक किए, घटक करना आप जानते हैं, जिधर थीटा लगा होता है उधर क्या आता है, कॉस आता है। तो E1 कॉस थीटा नीचे आ गया, ठीक है। इसका लंबवत घटक जैसा ऊपर की ओर, लंबवत घटक ऊपर की ओर करेंगे और वो आ गया E1 sin थीटा। समझ में ये बात, ठीक है। अब इसका दूसरा घटक करेंगे, E2 के घटक करेंगे। ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण से ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा, इसका घटक करेंगे, देखो E2 का घटक करेंगे, जिधर थीटा लगा हुआ उधर क्या है, cos, तो इसका इधर कौन सा आ गया, E2 cos थीटा, और नीचे कौन सा आ गया, नीचे की ओर दिशा, तो इसका लंबवत घटक कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, E2 sin थीटा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आप डायग्राम, अच्छा ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, कर्ण से निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का, आधार ये है, लंब ये है, तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगी, और ये भी दूरी सेम होगी। ये कितनी होगी, अंडर रूट में ये भी दूरी इतनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। फटाफट ये आप उतारेंगे, चित्र बनाओ जल्दी से, जल्दी आप चित्र बनाएंगे फटाफट। चित्र बनाओ फटाफट जल्दी, डायग्राम बनाओ भैया जल्दी। डायग्राम बनाओ फटाफट। हाँ, डायग्राम बना लिया होगा आपने, डायग्राम जल्दी बनाओ बेटा। इसमें थोड़ा सा लिखना है आपको, लिखो चित्र अनुसार ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, चित्र अनुसार ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित हैं। ए भी चित्र अनुसार ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, चित्र अनुसार ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित हैं। जिनके बीच की दूरी 2a है, जिनके बीच की दूरी 2a है। जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु A, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर
एक बिंदु P स्थित है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ में नहीं बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 कितनी है, E1 है, कितनी है E1। तो वेक्टर में मत लो ना, केवल E1 है ना, E1 बराबर में, अच्छा केवल एक आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ अपॉन में R² होती है। यहाँ क्या हो जाएगी, KQ अपॉन में दूरी कितनी है इसकी, BP कितनी है, BP। तो यहाँ जाएगा BP का स्क्वायर, समीकरण नंबर दे देंगे इसको 1। दिशा, दिशा बताओ, दिशा क्या होगी, BP के अनुदिश, B से P की ओर, या लिख सकता हूं मैं BP के अनुदिश, BP के अनुदिश, ये क्या हो जाएगी इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब ये BP का मान निकाल, BP² का मान निकाल लेते हैं। तो BP² का मान समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज BOP, BOP में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये निकालनी है हमको। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में BP का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा R² प्लस में A का स्क्वायर। समझ में नहीं बात, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2, क्या दे देंगे 2। समीकरण 1 से मान का रख देंगे 2 में रख देंगे, क्या रख देंगे 2 में रख देंगे। ठीक है, इसका मान समीकरण 2 में रख, 2 से समीकरण 1 में रख देंगे। और अगर मान निकालना चाहे BP का मान क्या आ जाएगा, BP का मान आ जाएगा R² प्लस में A² का अंडर रूट या फिर घात डालता हूं मैं 1/2। ठीक है, तो अब इसका BP² का मान यहाँ रखा तो E1 आ जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो E बराबर में, E1 बराबर में KQ अपॉन में R² प्लस में A², इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3, दे देंगे समीकरण नंबर 3 दे देंगे। R² प्लस में A² मैंने यहाँ से BP² क्या रख दिया, यहाँ मान रख दिया है, कोई दिक्कत है। ठीक है, दिशा मैंने बता दी है BP के अनुदिश है, तो इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 3। तो समीकरण 3 तक आप फटाफट उतारो भैया, समीकरण 3 तक उतारो। समीकरण 3 तक उतारेंगे जल्दी इसको।
हाँ, तो देखो ये मैंने निकाल दी तीव्रता प्लस क्यू आवेश का। अब निकालेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश का। कौन से आवेश के कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण। तो देखो माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितनी मानिए? E2। कितनी मानिए? E2 बराबर में माइनस आवेश है तो माइनस के क्यू अपॉन में, हाँ दूरी कितनी है? AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, ठीक है। धनात्मक करने के लिए क्या लगा देंगे? यहाँ मोड़ लगा देते हैं। तो क्या लगा देते हैं? मोड़ में लेते हैं। दिशा बताओ, दिशा होगी भैया PA के अनुदिश। कहाँ होगी? दिशा होगी PA के अनुदिश। इसको समीकरण नंबर दे मत दो, यहाँ दिशा लिख देंगे PA के अनुदिश। किसके अनुदिश? PA के अनुदिश। ये इसकी क्या हो जाएगी? दिशा P से A की ओर। अब आगे जितनी दूरी ये थी उतनी दूरी ये है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर मान रख देंगे। तो देखो E2 बराबर में आ जाएगा, ये धनात्मक हो गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, और इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4, ठीक है। समीकरण 3 और 4 से आपको पता चल रहा होगा। समीकरण 3 और 4 से देखते हैं तो E1 किसके बराबर आया है? E2 के। समीकरण 3 और 4 से देखते हैं तो E1 बराबर क्या आया है? E2 आया है। क्या आया है? E1 बराबर E2 आया है। तो यहां तक उतारो जल्दी। समीकरण 4 तक उतारो। समीकरण 4 तक उतारो फटाफट जल्दी। हाँ देखो समीकरण 3 व 4 से E1 बराबर में आ जाता है E2। जितना मान E1 का है उतना ही किसका है? E2 का। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6। कितना दे देंगे? समीकरण नंबर 6। अच्छा, जितना E1 का मान है उतना ही किसका है? E2। तो जहां जहां E1 आ रहा है वहां क्या रख सकता हूँ? E2 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? E2। समीकरण 6 तक उतारो फटाफट जल्दी। जहां जहां E1 आ रहा है वहां क्या रख सकता हूँ मैं? E2 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? E2 रख सकता हूँ मैं। तो E1 बराबर क्या आ गया? E2। तो यहाँ देखो। अच्छा, अब हम दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 को क्या करते हैं? घटकों में वियोजित करते हैं। किसमें वियोजित करते हैं? घटकों में। तो देखो E1 के घटक किए मैंने, थीटा की साइड कौन सा आता है? कॉस। तो E1 का घटक किया E1 cos थीटा। समझ में ना? इसका ऊपर की ओर दिशा है तो लंबवत घटक कौन सा होगा? लंबवत घटक होगा, ये वर्टिकल होगा E1 sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा? E1 cos थीटा। वर्टिकल कौन सा होगा? E1 sin थीटा। समझ में नहीं बात? ठीक है। अब E2 करते हैं, ये कोण थीटा तो ये भी कोण कितना होगा? थीटा। अब थीटा की दिशा में घटक कौन सा होता है? cos। तो इसका इस दिशा में किया E2 cos थीटा, ठीक है। और नीचे की ओर दिशा है तो इसका लंबवत घटक नीचे होगा और लंबवत घटक होगा इसका E2 sin थीटा। समझ में नहीं बात? इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया? घटकों में बिटाओ वियोजित कर दिया, ठीक है। अब घटकों में वियोजित किया तो देखो इन दोनों घटक यहाँ E1 रख दिया, जब E2 की जगह E1 रख सकते हैं समीकरण 6 से। जब ये E1 cos थीटा हो जाएगा, ये E1 cos थीटा, तो ये दोनों जो ऊर्ध्वाधर जो घटक हैं ये परिमाण में समान है। E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। E2 की जगह बेटाओ E1 रख सकते हैं, यहाँ से E2 की जगह रख सकते हैं E1। तो ये E1 cos थीटा, ये भी E1 cos थीटा। तो ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान है और दिशा में क्या है? विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निरस्त। लेकिन जो क्षैतिज घटक हैं
वो परिमाण और दिशा में समान, एक ही दिशा है दोनों की, और परिमाण भी क्या है, इसकी जगह E2 की जगह E1 रख सकते हैं, तो परिमाण भी क्या है, समान है, तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो लिखो, चित्र अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 को, चित्र अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर, चित्र अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा परिमाण व दिशा दोनों में समान होने के कारण, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं, परिमाण व दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं, परिमाण व दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे इनको, E बराबर में कुल तीव्रता निकालेंगे ना, E बराबर में E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इनको जोड़ देते हैं। अच्छा, समीकरण 6 से बात कर लेते हैं। समीकरण 6 से, समीकरण 6 से E1 बराबर किसके है, E2 के, तो यहाँ भी E1 रख देंगे, तो E बराबर में E1 cos थीटा प्लस में E1 cos थीटा, तो क्या आ जाएगा, E बराबर में 2E1 cos थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, E1 का मान रख लेंगे समीकरण 1 से, कहां से रख लेंगे, समीकरण 1 से हम E1 का मान रख लेंगे। तो समीकरण 1 से जब E1 का मान रखेंगे, समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से E1 का मान रखने पर, E1 का मान रखने पर जब हम रखेंगे इसमें, तो कितना आया था E1 का मान, तो यहाँ आ जाएगा E बराबर में 2। ठीक है, E1 का मान आया था Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर cos थीटा, क्या जाएगा, cos थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा इसको समीकरण मैंने क्या दिया था, समीकरण 6 लिया था, समीकरण 5 दिया था वहां, तो समीकरण 5 दे लेना, E1 बराबर E2 समीकरण 5, और इसको समीकरण नंबर दे देंगे 6, क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 6 दे देंगे। ठीक है, जो भी क्रमांक चल रहा है समीकरण का, तो यहाँ मैंने मान रख दिया किसका, E1 का मान रख दिया। E1 का मान कितना था, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर cos थीटा। समझ में आई बात? अब जब मैंने मान रख दिया तो cos थीटा का भी मैं मान निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगेन ले लेंगे समकोण त्रिभुज, यही ले लेंगे। ठीक है, अगेन ठीक है, समकोण त्रिभुज BOP में cos थीटा निकालना है। क्या निकालना है, cos थीटा। cos थीटा बेटा क्या होता है, cos थीटा होता है क्या, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा, आधार है A, क्या है, A। ठीक है, आधार है A और कर्ण कितना है, ये रवैया कर्ण, तो आधार तो A बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर की घात 1/2। समझ में आई बात? ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा घात 1/2। अंडर रूट क्या होती है, घात 1/2 कितनी होती है,
घात 1/2। तो दोबारा मैं लिख देता हूं, यहाँ आपके पास आ जाएगा a अपॉन में, ठीक है। यहाँ देखो cos थीटा बराबर में a, आधार कितना है, आधार a है, इसमें कण ये है, तो a अपॉन में आ जाएगा, और कण इतना है तो r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की घात 1/2। 1/2 अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अब cos थीटा का मान रख देंगे समीकरण 6 में, रख देंगे समीकरण नंबर 6 में। तो फटाफट उतारो और नोट करो इसको। नोट कर लिया होगा जहां तक सबने, यहाँ तक कर लिया होगा। cos थीटा का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 6 में, कहा देते हैं समीकरण नंबर 6 में cos थीटा का मान रख देते हैं हम, ठीक है। तो देखो समीकरण नंबर 6 में, समीकरण 6 में cos थीटा का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 6 ये है, cos थीटा का मान रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, e बराबर में, ठीक है, 2kq अपॉन r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर गुणा में a बटे में, और यहाँ r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की घात 1/2, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ आपको पता है q इंटू 2a, q डॉट में, चूंकि हम जानते हैं q डॉट में 2a क्या होता है, p, क्या होता है, p होता है, तो यहाँ p रख सकते हैं, q इंटू 2a, तो यहाँ आ जाएगा e बराबर में 2k, अच्छा ये तो हट जाएगा, 2q इंटू 2a बन जाएगा क्या, p, तो kp अपॉन में, देखो यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे कोष्टक में घात 1, इस पे आधी, तो कितनी हो जाएगी 3/2, तो घात हो गई r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की घात 3/2, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये उतारो फटाफट जल्दी, अभी खत्म कर देते हैं इसको, यहाँ तक उतारेंगे। अब देखो यदि दूरी r बहुत ज्यादा है a की तुलना में, या a बहुत छोटा है, तुलना करेंगे इन दोनों के मध्य में, r के और a के मध्य में क्या कर लेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो मैं ऐसे करता हूं, यदि if a less than r, ठीक है, a r से बहुत छोटा है, तो a स्क्वायर लगभग में 0 क्या आ जाएगा, a स्क्वायर लगभग में 0 आ जाएगा, समझ लीजिए आप, a स्क्वायर लगभग क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ 0 रख देंगे, जब यहाँ 0 रखेंगे 3/2 घात आएगी यहाँ, समझ लीजिए तो क्या आ जाएगा 0, a स्क्वायर लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए नगण्य मान लिया 0 के बराबर, और ये 3/2 घात आएगी यहाँ, जब 3/2 आएगी तो r स्क्वायर पहले से इसमें घात लगेगी 3/2, ठीक है। तो देखो जब 3/2 घात लगेगी तो घात का घातों गुणा होता है, 2 गुणा में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, घात केवल क्या आएगी 3 आएगी, तो यहाँ आ जाएगा e बराबर में, ठीक है, 2 नहीं आएगा k p अपॉन में केवल r क्यूब, और कहाँ निकाली मैंने ये निरक्ष पर, कहाँ निकाली है निरक्ष पर, समझ में आई बात, ठीक है। निरक्ष पर कितनी आ गई, kp अपॉन में r क्यूब, kp अपॉन में r क्यूब, ये तीव्रता निकल के आई कहाँ, निरक्ष पे निकल के आई, कहाँ निकल के आई है निरक्ष पे, तो निरक्ष में तीव्रता कितनी होती है, निरक्ष होती है kp अपॉन में r क्यूब, समझ में आई बात। इसको समीकरण नंबर दे देंगे, समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 तक उतारो फटाफट भैया। समीकरण नंबर 7, देखो अतः स्पष्ट है कि निरक्ष पर, अतः स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु पर
अतः स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः स्पष्ट है कि निरक्ष बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। के एन पी आर कांस्टेंट, ठीक है। तो देन क्या हो जाएगा, ई निरक्ष व्युत्क्रमानुपाती आर क्यू, अक्ष में भी आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। और अक्ष में भी क्या होती है, आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में नहीं बात। ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाया इसका, तो ये ग्राफ बन गया। ये मैंने ले लिया आर और यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ ले ली ई निरक्ष। तो इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा। और ग्राफ क्या है, ई निरक्ष 1/में आर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बना देंगे, इसका ग्राफ बना देंगे। तो ग्राफ भी बन गया इसका, ठीक है। आ भी गया मान, तो ये फटाफट नोट कर लो, आगे अगली क्लास में बताएंगे।